मेसोपोटामिया के लेखन और साक्षरता की बात यदि करें तो जैसा पूर्व में हमने बताया है कि लेखन में वो क्यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ राइटिंग, जिसे हम कीलाकार लिपि भी कह सकते हैं, उसको फॉलो करते थे और मूल रूप से ये चित्र के रूप में होते थे। जो पट्टिकाओं में जो लिखा जाता था उसको लिखने का कार्य भी कुछ विशिष्ट लोग करते थे, जो समझ लीजिए उस तत्कालीन समाज में लिपिक रहे होंगे, जिनका कार्य ही था उन पट्टिकाओं में लिखना, क्योंकि यह भी एक कौशल था। उन्हें एक सरकंडे के बारीक नोकनुमा चीज़ से उसमें अपनी बात को लिखना और स्पष्ट रूप से लिखना, ये एक कला ही तो थी। तो लिपिकों का उस समय काफ़ी बोलबाला था, क्योंकि सारे काम पट्टिकाओं के माध्यम से होते थे और लिपिकों के लिए आवश्यक था कि एक बार जब पट्टिका बनी उनके सामने, तो इससे पहले कि वो पट्टिका सूखे वो अपनी बात उसमें पूरी लिख सकें और समाप्त कर सकें, ताकि वह सूख न जाए। सूखने के बाद तो कुछ भी लिखना संभव नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक पट्टिका बनाना एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य था। लिपिक का स्थान समाज में बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। और सबसे रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो पूरी जानकारी है, पर चांस भी यदि हमें मिली तो वो हमें इसी पट्टिकाओं के माध्यम से मिली। जैसा पूर्व में मैंने जिक्र किया है, एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था रॉलिंसन, हेनरी रॉलिंसन ने, जो एक अंग्रेज अधिकारी वहाँ पदस्थ था अपने कार्यों के लिए, उसकी नज़र जब इन पट्टिकाओं पे पड़ी तो उसकी रुचि जागी, इंटरेस्ट जागा, और इतनी सारी पट्टिकाओं को पाने पर उसने निर्णय लिया कि मैं लिपि को समझने की कोशिश करूंगा। और उसको लगभग 12 वर्ष लग गए इस लिपि को पूरी तरह समझने में। और इन 12 वर्षों के अथक अनवरत प्रयास के बाद जब उसने लिपि को समझ लिया और उसने साबित कर दिया कि वह लिपि से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया है, उस पट्टिकाओं में लिखी हुई बातों को उसने जब दुनिया के सामने पढ़ा तो विश्व इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, एक नई सभ्यता की जानकारी सामने आई। और इसका श्रेय जाता है हेनरी रॉलिंसन को। लेखन का प्रयोग, यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथा जो है, जो मेसोपोटामिया के बारे में सर्व प्रचलित है और सर्वमान्य है, उसमें व्यापार और लेखन सबसे पहले राजा के द्वारा किया गया शहरी जीवन, लेखन, व्यापार के मध्य संबंधों को उरुक के एक पुराने शासक जिनका नाम था एन मरकर, इसके विषय में लिखा गया, महाकाव्य में स्पष्ट किया गया। उरुक अत्यंत सुंदर सौंदर्यपूर्ण शहर था, इसे शहर ही कहा जाता था। सुमेर व्यापार की एक पहली घटना शासक एन मरकर के साथ जोड़ी जाती है। यानी सुमेर सभ्यता में यदि व्यापार की बात करें तो उसका सबसे पहला विवरण हमें वहां के शासक के जरिए मिलता है, जिसमें महाकाव्य में वर्णन है कि उन दिनों व्यापार और लेखन कोई नहीं जानता था। एन मरकर राजा ने अपने शहर में मंदिर बनाने का काम कराया और सजाने के लिए बहुत सुंदर रत्न, पत्थर, धातुएं वो मंगाना चाहता था। और उसने इस कार्य के लिए अपने राजदूत को अरट्टा नामक शासक के पास भेजा। ये एन मरकर की बात हो रही है। उसने अपने राजदूत को इस सामान मंगाने के लिए अरट्टा नामक शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेशानुसार रात में चांद तारों की रोशनी और दिन में सूरज की रोशनी में आगे बढ़ता गया। रास्ते में ऊंचे नीचे पहाड़ों को लांघना,
ऐसा करते करते वो आगे बढ़ा। जब वो पहाड़ पर था तब सूसा नगर के लोग छोटे चूहे की तरह उसे दिखे, अर्थात नीचे घाटी की सभी चीजें बड़ी छोटी दिखी। और उसने 6 पर्वतमालाएं और 7 पर्वत पार किए। ये बात मेसोपोटामिया के राजा के दूत की है। दूत अरट्टा के मुखिया से चांदी और लाजवर नहीं ला पाया। उसके लिए उसने उरुक राजा की तरफ से धमकियां भी दी, और धमकियां देने के पीछे मकसद यही था कि इतनी दूर आने के बाद दूत अपने साथ चांदी और लाजवर ले जा सके। आखिर में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को वो राजा को बता नहीं पाया, और तब जाकर राजा एनमरकर ने अपने हाथों से चिकनी मिट्टी से पट्टिकाएं तैयार की, जिसे हम टैब कहते हैं। उस समय शब्द लिखे नहीं जाते थे, इसलिए दूत ने अरट्टा को लिखी पट्टिका हाथ में जाकर दी। उच्चारित शब्द कील थे, अर्थात कीलाकार शब्द थे। हालांकि इस घटना को सच नहीं माना जा सकता, लेकिन मान्यताओं के अनुसार व्यापार और लेखन राजा के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है, ऐसा मेसोपोटामिया संस्कृति में माना जाता है। एक खास बात और, मेसोपोटामिया में जहां हम पट्टिकाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि उनके मुख्य स्रोत जानकारी के इतिहासकारों के लिए वे पट्टिकाएं हैं जिसमें पता नहीं अनगिनत बातें लिखी हुई हैं, सारा हिसाब किताब, लेन देन और सारी गतिविधियों का उसमें विवरण है। ऐसे समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बड़ी कम थी। यानी मूल रूप से मेसोपोटामिया के लोग कम शिक्षित थे, कम पढ़े लिखे थे। ये एक बड़ी रोचक चीज़ आपको जाननी चाहिए। प्रतीकों और चिन्हों की संख्या भी शायद बहुत अधिक थी और कठिन भी थी, इसलिए भी शायद लोगों की पढ़ने लिखने में रुचि कम रही होगी। लेकिन ये तय है कि वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे थे और जो प्रतीक थे, जो चिन्ह थे, लिपि जिसको हम कह सकते हैं, वे एक तरीके से काफ़ी कठिन थी। और इसीलिए जो लिपिक लोग थे वो पट्टिकाओं में लिखते समय इस बात की बहुत सावधानी बरतते थे कि राजाओं के प्रशस्ति पत्र ऐसे हों कि जो राजा स्वयं पढ़ सके। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि प्रशस्ति अभिलेख राजा के द्वारा पठनीय हो और उसमें जो बातें हों वह राजा स्वयं समझ सके। साथ ही जो लिखावटें, अधिकांश जो लिखावटें थी, उसके बोलने के तरीक़ों को भी उन पट्टिकाओं में एक तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, एक तरीके से बताया गया है। क्योंकि हर एक बोली की, हर एक शैली की अपनी एक तरीका होता है और उस तरीके को उसमें बताया गया है। और इसकी ज़रूरत खासकर इसलिए भी थी क्योंकि चिन्ह भी कठिन थे, प्रतीक भी थे, वे कठिन थे। शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई दशाएं, क्या अर्थ है? गांव के पूर्व भी कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ, फिर वो गांव में बदलती हैं, फिर बस्तियाँ, फिर उसके बाद कुछ आबादी और धीरे धीरे शहर। जब विकास शहर की ओर बढ़ता है, जब शहरीकरण बढ़ता है, तो उसके साथ साथ कुछ वे शहर जो हैं वो कुछ नई दशाएं लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शहर किसी विशिष्ट कारणों से पनपते हैं, बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। कुछ अन्य शहर किसी अन्य कारणों से जाने जाते हैं, उन शहरों की वो खासियत हो जाती है, विशेषता हो जाती है। तो हम यहाँ अब जानें कि मेसोपोटामिया में
शहरीकरण या शहरों के विकास के कारण आखिर क्या दशाएं, क्या क्या नई नई चीज़ें वहाँ हुई, उत्पन्न हुई और क्या स्थितियाँ पैदा हो गई। सबसे पहले जो दशा की बात करें मेसोपोटामिया की, वह थी कि अत्यधिक उत्पादन, वह अत्यधिक ज़्यादा खेती वहाँ होने लगी। दूसरा बिंदु है जल परिवहन। तीसरी दशा या तीसरी स्थिति जिस पर हमको समझना होगा वह धातु पत्थर आदि की कमी। चौथी स्थिति या चौथी दशा श्रम विभाजन। पांचवा मुद्राओं का प्रयोग। छठवां और अंतिम राजाओं की सैन्य स्थिति, सैन्य शक्ति, जिसने श्रम को अनिवार्य कर दिया। ये जो पांचों छहों दशाएं हैं ये शहरीकरण से पनपी हैं। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि शहरीकरण से का पनपना शायद इन दशाओं के कारण भी हुआ होगा। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों एक दूसरे को के उत्प्रेरक का कार्य करते रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले बिंदु की ओर, अत्यधिक उत्पादक खेती यहाँ की विशेषता थी। मूलतः अधिकतर लोग किसान थे, पढ़े लिखे कम थे, किसान थे, खूब खेती करते थे, प्रचुर मात्रा में खेती करते थे। और एक समय ऐसा आया कि कृषि उत्पादन जरूरत से, आवश्यकता से ज़्यादा होने लगा। यदि इतिहास में हम देखें तो हम पाएंगे कि मानव का जो क्रमिक विकास हुआ है, उस विकास में समाज में श्रम विभाजन और उसके साथ ही विदेशीकरण, ये दो चीज़ें समय के साथ साथ बढ़ती गईं। इसकी प्रक्रिया उसी समय अस्तित्व में आना शुरू होती है जब गांव में खाद्य उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। मैं पुनः दोहराता हूँ क्योंकि यह बिंदु एक इतिहास का एक थंब रूल है। क्या है कि मानव के क्रमिक विकास में समाज में श्रम विभाजन और विदेशीकरण की प्रक्रिया, श्रम विभाजन की प्रक्रिया उसी समय शुरू होती है जब कृषि उत्पादन जरूरत से ज़्यादा हो जाता है। आखिर क्यों, थोड़ा समझने की कोशिश करें। यदि कृषि उत्पादन जरूरत से ज़्यादा हुआ तो खेती करने वाले लोग कुछ अन्य कार्य भी करने लगते हैं, किसी अन्य कार्य में भी अपना कौशल दिखाने लगते हैं, जैसे पत्थर को तराशना, इसके साथ लोहारगिरी करना, बढ़ईगिरी करना आदि आदि। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर होता है बार्टर सिस्टम, यानी सामान की अदला बदली, सामान का लेन देन। तो श्रम विभाजन तब जब उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा, खाद्य उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा। इसी अतिरिक्त उत्पादन के कारण शहरीकरण की दिशा में ये पहला कदम माना जा सकता है श्रम विभाजन। यानी यदि हम पायदान की बात करें तो सबसे पहला पायदान है उत्पादन, खाद्य उत्पादन। दूसरा पायदान है खाद्य उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा। तीसरा कदम है ज़रूरत से ज़्यादा खाद्य उत्पादन के कारण श्रम विभाजन और विदेशीकरण। उसके बाद चौथा, इन सब का परिणाम शहरीकरण। तो शहरीकरण की दिशा में यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम था और हो सकता है कि इस अत्यधिक उत्पादन के कारण ही इतने ज़्यादा शहर होना संभव हुआ होगा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में। यद्यपि वे लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े थे, अनपढ़ तो नहीं कहेंगे पर कम लोग पढ़े लिखे थे और कम पढ़े लिखे थे। तो ये तो हुई मेसोपोटामिया में शहरीकरण की दशा में होने वाला एक परिवर्तन। दूसरी दशा क्या थी, दूसरी क्या बात थी जिसे हम समझना चाहेंगे, वह था जल परिवहन।
गांव बसते हैं, बसाहट बढ़ती है, फिर शहर होता है और शहर से हटकर दूर में नए गांव पनपते हैं। ये गांव और शहर के बीच का परस्पर संबंध सदैव बना रहा है, इतिहास में सदैव रहा है, क्योंकि शहर की बहुत सी आवश्यकताएं शहर स्वयं पूरा नहीं कर सकते, उन्हें गांवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए बहुत तरीके के औजार, पत्थर की ज़रूरतें, खाद्यान्न की ज़रूरतें, और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो गांव और शहरों के बीच में। ये परिवहन किस तरह का हो जिससे आवाजाही और आवागमन सरल हो। मारवाही मामिन जो पशु के माध्यम से पशुओं से ढुलाई करना और बैलगाड़ियों से ले जाना, ये तो एक बड़ा प्राचीन आवागमन का जरिया है, परिवहन का जरिया है, लेकिन ये एक खर्चीला जरिया है, बहुत समय भी लगता है और बहुत धीरे होता है, श्रम भी बहुत लगता है। उसकी तुलना में जल मार्ग जो है वो अत्यधिक कम खर्चीला, बहुत तीव्र और साथ ही कम समय लगने वाला ये होता है, सरल मार्ग होता है। तो यदि जल मार्ग की सुविधाएं हों तो शहर और गांव के बीच में आवाजाही तीव्र होगी और शहर के पनपने में जल मार्ग का बहुत अहम रोल हो जाता है, योगदान हो जाता है, और यही यहाँ पर भी हुआ। जल परिवहन सस्ता होता है, तीव्र होता है और शहरी जीवन के विकास में भी काफ़ी मदद करता है। अनाज के बोरे और अन्य सामान नाव में उसे डाल दिया जाए और नाव में डालने के बाद उसे जल धारा और हवा की दिशा में छोड़ दिया जाए तो बिना किसी श्रम के वह बड़े आराम से अपने गंतव्य स्थल में पहुंच सकता है और रास्ते में जहां जहां उस माल को उतारने की ज़रूरत है वहां उतारा जा सकता है, सुगमता से, सरलता से और कम खर्च से। मेसोपोटामिया के काल में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नहरें और नदियां और फरात नदी ये थीं जो जल परिवहन में बहुत सुगमता उसने पहुंचाई। ये प्राकृतिक जल धाराएं और नैसर्गिक हवा का बहाव, तीव्र बहाव सामान की ढुलाई मात्र आराम से ही नहीं करता बल्कि जल्दी ही करता है और बस्तियों के बीच से, बसाहट के बीच से जाते हुए बड़ी सुगमता से माल ढुलाई हो जाती है। तो इस प्रकार ये उस समय के परिवहन, जल परिवहन मार्ग उस समय का बहुत महत्वपूर्ण था। फरात नदी जो है, जैसा मैंने पहले बताया, फरात नदी तो व्यापार के मामले में एक तरीके से विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी। तीसरी दशा जो शहरीकरण या शहरों के विकास के फलस्वरूप जो उत्पन्न हुई, उसमें तीसरी दशा की चर्चा करें तो वो है धातुओं और पत्थरों की कमी। ऐसी भी एक सभ्यता है, इतनी आधुनिक, इतनी विकसित, जहाँ के लोग कम पढ़े लिखे थे और जहाँ पत्थर आदि भी बहुत कम थे, धातु भी बहुत कम था, उसके बाद भी ये बहुत विकसित हुई। यह भी एक बड़ी रोचक बात है। दक्षिण का जो मेसोपोटामिया का हिस्सा है वहाँ तो पत्थर और धातुओं की तो अत्यधिक कमी थी, उसे बाहर से आयात किया जाता था और इसी कारण, पत्थरों की कमी के कारण वहाँ पर जो अधिकतर मकान हैं वे ईंटों के बने होते थे। शुरू के उदाहरण जो हैं वहाँ के मकानों के, वे कच्ची ईंटों के हैं तो जल्दी टूट जाती थी। समय के साथ जब उनका विकास हुआ, उन्होंने अपना विकास किया तो फिर मिट्टी को पकाने लगे, ढलाई करने लगे, उसका सांचा बनाने लगे और सांचे में
ईंट बनने लगी। इस सुधार की क्रमिक प्रक्रिया में एक समय ऐसा आया कि ईंटों को आग में पकाने लगे, भट्ठी में पकाने लगे, धूप में सुखाने के बाद इतनी मजबूत हो गई वो ईंटें कि पर्याप्त मात्रा में ईंटें उपलब्ध थीं और पत्थर की कमी को, उसकी क्षतिपूर्ति ईंटों के पर्याप्त निर्माण से पूरी की जा सकी। ये जो पत्थर आदि थे और जिनका आयात किया जाता था, उसके साथ ही साथ रांगा, सोना, चांदी, तांबा, इनका भी आयात मेसोपोटामिया के लोग करते थे और शहरी विकास में इनका बहुत अमूल्य योगदान था। ये लोग खासकर इस बात को समझना होगा कि इस सतत आयात से जो ज़रूरत के अनुसार था, क्योंकि ये आधारभूत चीज़ें थी किसी भी सभ्यता के विकास होने के लिए, परिणाम क्या हुआ कि एक तरीके से व्यापार संगठन बन गया, एक ग्रुप्स बन गए और ये ग्रुप बड़ी सुगमता से, बड़ी कुशलता से अपना कार्य करने लगे और आयात निर्यात की जो प्रक्रिया है वो सरल हो गई, क्योंकि उसको नियम से होना था। तो इस प्रकार एक नई दशा का जन्म हुआ शहरों के विकास के फलस्वरूप, और वह था व्यापार संगठनों का आना, व्यापार संगठनों का उद्भव, जो विभिन्न सामानों का बाहर से आयात करते थे और उसकी एवज में अपने यहाँ से बनी हुई चीज़ों का निर्यात करते थे। सोना चांदी भी उनको आयात करना पड़ता था। इसके बाद हम आते हैं अगली दशा पर। किस चीज़ की दशा? शहरों के विकास के फलस्वरूप पनपने वाली दशाओं में से एक, और ये सबसे महत्वपूर्ण दशा है जिसका जिक्र विस्तार से पहले किया जा चुका है, और वह है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन जो है वह शहरी विकास का द्योतक होता है। किसी शहर की पहचान वहाँ के श्रम विभाजन से होती है। आप किसी भी शहर की ओर जाएं तो पाएंगे कि एक विकसित शहर में एक क्षेत्र होता है जहाँ सब लोहार का काम करते हैं, एक क्षेत्र होता है जहाँ सब सुनार का काम करते हैं, एक सड़क होती है जहाँ सब कपड़े का व्यापार होता है, एक सड़क ऐसी होगी, एक क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ बर्तनों का सामान होगा, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का होगा, एक अन्य उत्पादक सामानों का होगा, आदि आदि, दवाइयों का होगा, आदि आदि। ये जो श्रम विभाजन है, श्रम का अर्थ शारीरिक श्रम नहीं है, श्रम का अर्थ है लेबर, कौशल। कौशल का जो विभाजन है वह विभाजन यह स्पष्ट करता है कि शहर कितने विकसित हैं। मेसोपोटामिया के शहर इस श्रम विभाजन के मामले में काफ़ी आगे थे, और मैंने पूर्व में बताया कि श्रम विभाजन के गर्त में यदि जाएं, इसकी गहराई में जाएं, तो हम पाएंगे अतिरिक्त खाद्य उत्पादन श्रम विभाजन का कारण होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी विकास का यह जो द्योतक है, यह मेसोपोटामिया में काफ़ी पनपा हुआ था। एक दूसरे पर निर्भरता भी बढ़ाता है, क्योंकि यदि कौशल बटा हुआ है तो औजार के लिए हमें यहाँ जाना होगा, पत्थर के लिए उस क्षेत्र में जाना होगा। मैं स्वयं पत्थर ला नहीं सकता, पत्थर तराशने का मेरा कौशल है, पर मैं स्वयं पत्थर ला नहीं सकता, मैं स्वयं पत्थर तराशने का औजार बना नहीं सकता, तो मुझे उन पर निर्भर होना पड़ेगा जो लोग ये कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में श्रम विभाजन पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाता है और उसके साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि एक दूसरे की आवश्यकताएं समय समय पर पूर्ण हों, समय पर पूर्ण हों, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति। यही श्रम विभाजन था, और यह मेसोपोटामिया की सभ्यता के शहरी विकास के द्योतक के रूप में, उसके फलस्वरूप उसकी एक दशा बताता है। शहरों के विकास के फलस्वरूप जो दशाएं उत्पन्न हुई, उसकी यदि बात करें तो उसमें ये बहुत अहम बात है कि मेसोपोटामिया के लोग शहरी अर्थव्यवस्था में व्यापारिक लेन देन के लिए
मुद्राओं का उपयोग करते थे। मुद्राओं का प्रयोग उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। और ये जो मुद्राएं थी ये बड़ी चिकनी होती थी, मिट्टी की पट्टिकाओं की तरह होती थी। और हमको जो मुद्राएं मिली हैं वो अधिकतर 3200 ईस्वी पूर्व के आसपास बनाई गई हैं, जिसमें अनेक चिन्ह हैं। साथ ही इन पर लिपिक कीलाकार चिन्ह बनाता था और इन कीलाकार चिन्हों के आसपास वह कुछ और भी पिरोता था। मेसोपोटामिया के जो खुदाई स्थल हैं जिनका मैंने पूर्व में जिक्र किया है, उसमें तो सैकड़ों पट्टिकाएं मिली, सैकड़ों ऐसी मुद्राएं मिली हैं। और हम मान सकते हैं कि शहरी विकास में, उनके आर्थिक विकास में इस मुद्राओं का प्रयोग, उनका चलन, उनका निर्माण बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया, यह बिंदु मेसोपोटामियन शहरों के विकास की दिशाओं का एक अंतिम बिंदु लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। एन मरकर के बारे में कविताएं बताती हैं कि राजा का जो स्थान था वो बहुत ऊंचा था, उसका पूरा समुदाय पर नियंत्रण रहता था। सैन्य शक्ति दिनों दिन बढ़ती थी और जैसे जैसे सैन्य शक्ति में वृद्धि होती थी वैसे वैसे श्रम भी अनिवार्य बन गया। शहरी विकास का एक परिणाम ये भी हुआ कि राजाओं की शक्ति में सतत रूप से विस्तार देखा जाने लगा। दिन प्रतिदिन राजा और ताकतवर होते चले गए, उनका नियंत्रण और बढ़ते चला गया और समाज में उनका स्थान काफी ऊंचा हो गया था। वे काफी ऊंचे ओहदे पर रखे जाने लगे थे।